हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज बच्चों बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स की, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी 4 वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन की, रेट ऑफ द रिएक्शन की, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों मॉलिक्युलैरिटी के बारे में और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के बारे में। क्लियर? तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं अपनी मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालीजिए, मॉलिक्युलैरिटी। देखो बच्चों, मॉलिक्युलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सिंपल रिएक्शन होती है और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शंस कौन सी होती है? जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? सिंपल रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो कि कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस में स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर? अब हम बात करते हैं मॉलिक्युलैरिटी से। जैसे नाम से समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट्री स्टेप, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो आपकी एलिमेंट्री स्टेप में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर रही हैं, जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इतनी, वो जो नंबर है स्पीशीज का, उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें, देखो तो डेफिनेशन कैसे देंगे? नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज taking part in the elementary reaction which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction. These numbers are known as the molecularity. ठीक है, ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, ये कुछ भी हो सकती हैं। एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर हमारे ये जो आपकी स्पीशीज है इसका नंबर 1 है तो उसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर इसका नंबर 2 है तो इसको बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर, और अगर 3 है तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब जिसमें कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है वो कितनी है? 1 है। क्लियर? इसका एग्जांपल ले लें, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ले लें, तो हम ले लें NH4NO2 गिव्स आउट N2 प्लस H2O, बैलेंस कर लें, हो गया। नंबर ऑफ स्पीशीज कितना पार्टिसिपेट कर रही है? 1। ठीक है, नंबर 2 लें, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब बच्चों जिसमें कि रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी होंगी? 2 होंगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका। हम ले लें डीकम्पोजिशन ऑफ HI, H2 प्लस I2, बैलेंस करेंगे 2 आएंगे। इनके 2 HI के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं। क्लियर? रिएक्टिंग स्पीशीज कुछ भी हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, कुछ भी। ठीक है, नंबर 3 ले लें, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब बच्चों जिसमें क्या हो रहा है? रिएक्टिंग स्पीशीज 3 है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, NO प्लस O2 गिव्स आउट NO2, बैलेंस कर लें, 2 हो जाएगा। कितनी स्पीशीज हो गई? 3 हो गई, 2 NO की और 1 ऑक्सीजन की। क्लियर? तो ये कौन सी हो गई? ट्राइमॉलिक्यूलर। बच्चों, ट्राई से ज्यादा मॉलिक्युलैरिटी यानी कि 3 से ज्यादा मॉलिक्युलैरिटी बहुत रेयर होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है।
इसलिए क्या होगा, जब वो कोलाइड नहीं कर सकते तो रिएक्शन नहीं हो सकती, रिएक्शन नहीं हो सकती तो हमने कहा मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एक बात और, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, हमेशा होल नंबर होगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो का मतलब कोई भी स्पीशी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है बच्चों रिएक्शन में। जब कोई स्पीशी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही तो रिएक्शन होगी कहाँ से? तो आपकी जीरो तो हो ही नहीं सकती। अब फ्रैक्शनल क्यों नहीं हो सकती? अब हमने कहा हाफ मॉलिक्यूल। अब हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ? या तो 1 मॉलिक्यूल होगा या 2 होगा। आधा मॉलिक्यूल कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा होल नंबर होगी। आ गई बात समझ में? एक बात और समझिए बच्चों, अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, यानी कि कई सारी इसमें एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। हम उसको देख के, रिएक्शन को देख के पता कर सकते हैं। हमने कहा ना, ये रिएक्शन देख के मैं पता कर सकती हूँ कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है। जबकि हमने ऑर्डर में क्या पढ़ा था, उसको देख के हम ऑर्डर पता नहीं कर सकते। ऑर्डर निकलता है रेट लॉ से, और रेट लॉ में क्या होगा, आपकी पूरे की पूरे वो क्या है, उसमें एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर ये? यानी कि ये कौन सी है, आपकी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है मॉलिक्यूलैरिटी, जिसमें हम रिएक्शन को देख के इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी तो हम अलग अलग स्टेप की निकाल लेंगे, लेकिन ऑर्डर जो है बच्चों, ऑर्डर पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का दिया जाता है, अलग अलग स्टेप का ऑर्डर नहीं दिया जाता। अब आप कहेंगे ऑर्डर हम कैसे पता करें? तो पूरी का, उसमें तो हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा, रेट लॉ के लिए हमें रिएक्टिंग स्पीशी लिखनी पड़ेगी, वो हम कौन सी लिखें? हमारे पास तो 4 स्टेप्स हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? वो जो 4 स्टेप हैं उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो पूरी रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करती है। जब पूरी रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर रही है तो उसको हमने क्या नाम दिया? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब वो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उससे हम रेट लॉ लिखेंगे और उसी से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। क्लियर? आ गई बात समझ में? अगर हम इनमें डिफरेंसेस देखना चाहें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये चीजें, तो हम कैसे देखेंगे? देखिए, इसको तो हम रब कर दें। तो नेक्स्ट हम बात कर लें अगर हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंसेस के बारे में। तो एक तरफ हम लिख देते हैं ऑर्डर और दूसरी तरफ लिख लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। दोनों ही पढ़ चुके हैं अब अपन। देखो क्या डिफरेंसेस होंगे। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो हम क्या लिख दें? सबसे पहले तो वही बात कर लें हम कि ये क्या होती है अपनी ऑर्डर कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बच्चों? थियोरेटिकल है। ठीक है, दूसरा ये क्या हो सकता है? ये जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, या होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होगी बच्चों? होल नंबर होगी, फ्रैक्शनल या जीरो नहीं हो सकती। थर्ड और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा? ऑर्डर किससे निकालेंगे अपन? स्लोएस्ट स्टेप से हम ऑर्डर निकालेंगे। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है उससे क्या, स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जबकि इसमें क्या होगा? अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शंस की अलग अलग अपनी मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर? ये तो बच्चों हमने जनरल बात करी कि ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी दोनों में डिफरेंसेस। आगे समझ में? ये आगे बढ़े अपन अब। तो आगे हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये तो हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन, ग्रेटेड रेट इक्वेशन। बच्चों पहले इसको समझने की कोशिश करें। देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, रेट लॉ के बारे में बात की है। उसमें हमने क्या बात की थी, यदि रेट ऑफ द रिएक्शन को हम किससे देते हैं, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन इट इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये हम बात कर चुके थे। अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए होता है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से निकालेंगे। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टेंजेंट ऑफ द स्लोप से हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, जो कि कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, अपनी जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें मिलेगी कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम एंड रेट कांस्टेंट, यानी कि हमें क्या मिलेगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज मिलेंगी एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम, एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी अलग अलग आती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको तो हम रब करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, पहले तो हम बताइए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वैसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम कोई भी रिएक्टेंट ले लेते हैं ए, इट कन्वर्ट इनटू द बी प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन दे दें, इसकी रेट कैसे देंगे है के ए टू की पावर जीरो। जीरो क्यों लिखी, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसको दूसरे टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी के ए टू की पावर जीरो। ठीक है, ये कैसे लिखा है ये हम पहले बात कर चुके हैं सारी। किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1, तो हम इसको कैसे लिखें, डी ए इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अपनी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन निकालनी है ना अपन को, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया, इसका क्या आएगा बेटा, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 कर दें। इस इक्वेशन में देखिए, अगर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या हो रहा है बच्चा, हमारे पास क्या होगा, टोटल 100% क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि काम ही नहीं आया, रिएक्शन हुई ही नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो A है वो किसके बराबर है, ए नॉट। ए नॉट को हमने क्या बोला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, पर्टिकुलर कोई टाइम ले लिया हमने, तब उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से क्या हो गई, ए हो गई है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए नॉट। कब लिखेंगे, जब हम लिखेंगे t की जगह 0 इनिशियल टाइम पर, प्लस c। तो a नॉट इक्वल टू c, ये वैल्यू बेटा यहां पुट कर दें, कर सकते हैं। तो हम क्या लिखें, देखो सॉरी, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, a नॉट। वैल्यू पुट कर दी ना c की। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। दूसरी फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो क्या हो जाएगा, देखो k इक्वल टू ए नॉट
माइनस ए अपॉन टी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट के बीच में हमने रिलेशन दे दिया, तो ये क्या हुई हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आगे बात समझ में, एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं अपन, इसको तो रब कर देते हैं। देखो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कैसी इक्वेशन है ये बेटा, y इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन है, एम एक्स प्लस टी वाली इक्वेशन है ये। y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, m क्या है स्लोप और c क्या होता है इंटरसेप्ट। हम a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो माइनस k क्या हो जाएगा स्लोप, इंटरसेप्ट क्या होगा a नॉट। ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, इस तरह से आएगा। ये क्या होगा बेटा, इंटरसेप्ट किसके बराबर है a नॉट, और माइनस स्लोप किसके बराबर हो गया बेटा k। तो k की वैल्यू हम स्लोप से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, जीरो ऑर्डर समझ में आ गया आपको। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने बात क्या की है, मॉलिक्युलैरिटी के बारे में बात की है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात की और जीरो ऑर्डर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, इंडेक्स क्वेश्चंस लेंगे अपन, और उसके साथ साथ हम फर्स्ट ऑर्डर की भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए इसे, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।